ओके जी, इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कशन करने के बाद जो सेकंड 5.2 जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है, हमने ये इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि हमारे पास लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, हमारे पास कैश शॉर्टेज कैसे आ सकती है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों करनी पड़ेगी आपको जो है। तो ये इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने बात की। अब हम बात करेंगे द मेच्योरिटी ऑफ लायबिलिटीज, और इसमें हम बेसिक्स की बात करेंगे। अगेन हम इसमें अपना एक सिनेरियो डेवलप करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्ट की, फिर हमारे पास जो है वो री इन्वेस्टमेंट नीड कहाँ पे आएगी, जहाँ पे जो है वो आपके पास कैश शॉर्ट की पोजीशन जो है वो हो सकती है, लिक्विडिटी शॉर्टेज हो सकती है, और वहाँ से किस तरह से जो है वो फर्म आगे उसको रीफाइनेंस करेगी। So we depart from the previous sole focus on solvency by introducing the possibility that during the implementation of the project of size I, the firm can be hit by an adverse shock and be required to flow in some extra cash in order to be able to pursue the project. तो चैप्टर 3 में हमने जो डिस्कशन की थी वो हमारी डिस्कशन इस चीज़ के ऊपर थी कि जब आपने इन्वेस्टमेंट कर ली तो उसके बाद सिर्फ वो सॉल्वेंसी को हम चेक कर रहे थे कि फर्म बैंकरप्ट ना हो, और फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होता है या फेल होता है ड्यू टू बिहेव एंड मिसबिहेव ऑफ द एंटरप्रेन्योर और द बोरोवर। अब इसके अंदर जो है वो हम एक चीज इस चैप्टर में जो हम एक चीज एडिशन करेंगे, या आप ये कह लें कि जो हमने चैप्टर नंबर 3 में जो मॉडल के ऊपर बात की थी उसके अंदर अब जो हम एडिशन करने लगे हैं वो ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो अभी उसकी फेलियर की या सक्सेस की बात नहीं हो रही, बल्कि किसी एक टाइम पीरियड पे आके फर्म को एडवर्स शॉक लगेगा और उसकी वजह से उसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि वो कुछ एक्स्ट्रा कैश और इन्वेस्ट करे उस प्रोजेक्ट में, उस इन्वेस्टमेंट में, और और फिर वो प्रोजेक्ट जो है वो आगे चल सकेगा। अगर जो है वो आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो वो प्रोजेक्ट आगे नहीं चल सकेगा। सो a firm has two ways of a firm has two ways of facing urgent liquidity needs if it lacks funds। तो अब फर्म के पास दो तरीके हो सकते हैं कि अगर उसने कोई अर्जेंट लिक्विडिटी नीड आ गई है और उसके पास फंड्स नहीं है, राइट। तो ये हम उस फर्म की बात कर रहे हैं जिसके पास फंड्स नहीं है और उसको कैश की जरूरत पड़ गई है। मींस आपने कैश की इन्वेस्टमेंट कर, मतलब अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कैश की जरूरत पड़ गई है, आपको री इन्वेस्टमेंट, आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ गई है। अब उसमें जो है वो अगर आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास जो है वो कैश जो है वो मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में ही जो है वो क्या होगा। अब इस केस में जो है फर्म हैज टू, अब इसका मतलब यह है कि इट इज ए कैश पुअर फर्म, कि आप a firm that has two ways of urgent liquidity needs if it lacks funds, either because it generates no cash in the short run, a cash poor firm। अब सबसे पहले ये कि ये लिक्विडिटी नीड क्यों आएगी या ये लिक्विडिटी शॉर्टेज जो है वो क्यों आएगी। इसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है कि जी वो फर्म जो है शॉर्ट रन में कैश जनरेट नहीं कर पा रही, उसको हम जो है वो कैश पुअर फर्म कह सकते हैं। अगर वो फर्म कैश जनरेट नहीं कर पा रही शॉर्ट टर्म में तो हम उसको कैश पुअर फर्म कह सकते हैं। और बिकॉज इट जनरेट्स इनफ इनकम इन द शॉर्ट रन टू कवर इन्वेस्टमेंट नीड्स, कैश रिच फर्म but pays out part or all of his income and therefore has limited retention। दूसरी केस ये हो सकता है कि उसको लिक्विडिटी नीड क्यों पड़ी है, या लिक्विडिटी शॉर्टेज क्यों आई है, कि उसने कैश तो इनफ था उसके पास, उसने सफिशिएंट कैश जनरेट किया शॉर्ट रन में कि वो अपनी री इन्वेस्टमेंट की नीड को पूरा कर सके, लेकिन उस कैश में से उसको जो है वो
या तो सारा कैश या उसका कुछ पोर्शन जो है वो उसने अपने इन्वेस्टर्स को पे कर दिया, जो हमने पेमेंट टू इन्वेस्टर्स की बात की थी। तो उसकी वजह से जो है वो उसके पास लो कैश हो गया, कम कैश रह गया। तो हमने ये दो टर्म की बात की कि आपकी जब भी लिक्विडिटी नीड आएगी तो उसको आप दो तरीके से फुलफिल करेंगे। वो दो तरीके क्या है उसकी बात करने से पहले हमने ये डिस्कस किया कि जो लिक्विडिटी नीड है वो कैश पुअर फर्म को भी हो सकती है क्योंकि वो कैश जनरेट नहीं कर रही, और कैश रिच फर्म को भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है कि उसने कैश तो जनरेट किया लेकिन उस कैश में से उसने पेमेंट कर दी इन्वेस्टर्स को, तो उसके बाद भी कैश कम हो गया। तो ये दोनों केसेस में कैश पुअर फर्म को भी लिक्विडिटी नीड पड़ी है, इन्वेस्टमेंट की नीड पड़ी है और कैश नहीं है, और कैश रिच फर्म को भी जो है लिक्विडिटी इसके पास कैश नहीं है और इसको कैश की ज़रूरत है री इन्वेस्टमेंट के लिए। अब ये दोनों जो है वो किस तरह से अब हमने कहा कि इनके पास दो तरीके हैं कैश रिक्वायरमेंट को पूरा करने के, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के। वो दो तरीके क्या हैं? द फर्स्ट इज टू सिक्योर सम सोर्स ऑफ कैश बिफोर द लिक्विडिटी शॉक अकर्स। पहला तरीका तो ये है कि आप जो है पहले से ही कुछ कैश सोर्सेज को सिक्योर कर लें, इससे पहले कि आपको लिक्विडिटी शॉक फेस करना पड़े, लिक्विडिटी शॉक आए, कैश शॉर्टेज आए, आप उससे पहले ही जो है कुछ कैश के सोर्सेज को जो है वो आप सिक्योर कर लें। अब वो कैसे सिक्योर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल द फर्म में ओवर बारो, क्या आप ओवर बारो कर लें, बारो ज़्यादा कर लें, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा आपको, लेकिन आपके पास कैश मौजूद होगा। एंड कीप लिक्विड एसेट्स सच एज ट्रेजरी बिल्स ऑन इट्स बैलेंस शीट in order to be able to absorb the shock by selling these assets when needed। कि आप ओवर बोरो करें, कैश आएगा, उस कैश को आप अपने ट्रेजरी बिल्स में या लिक्विड एसेट्स में लगाएं जिनको फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट किया जा सके, और जब भी आपको कैश की ज़रूरत पड़े आप उन एसेट्स को, उन सिक्योरिटीज़ को, इन्वेस्टमेंट्स को सेल आउट कर दें और उसके बाद जो है वो आप उसको अपने बिजनेस को बना लें। सेकंड क्या हो सकता है इसी में कि अगर आपने पहले से प्लानिंग करनी है? अल्टरनेटिवली द फर्म में सिक्योर अ लाइन ऑफ क्रेडिट विद ए लेंडर, यूजुअली बैंक, या आप ये भी कर सकते हैं आप किसी बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट डेवलप कर लें, अच्छे रिलेशन हैं आपके किसी बैंक के साथ, तो आप उनके साथ पहले से डिस्कस कर लें कि जी अगर हमें किसी भी स्टेज पे आगे कैश की ज़रूरत पड़ी तो आप हमें फौरी तौर पे सपोज 10 मिलियन जो है वो आप हमें देंगे, तो आपने लाइन ऑफ क्रेडिट पहले से डेवलप कर। अब इससे क्या होगा, आपको जब भी कैश की जरूरत पड़ेगी इसमें आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, तो आप जब भी आपको जरूरत पड़ेगी कैश की आप जो है वो अपने बैंक से जो है वो कैश ले लेंगे। अब इस सर एक बात प्लीज। जी जी। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास अप्रोच, हमने फर्स्ट अप्रोच की बात कर ली कि बैंक जो कंपनी है, मैनेजमेंट है, वो पहले से ही कोई ना कोई जो है अपने पास उसकी इस तरह की कंडीशन रखे कि वो अपनी लाइन ऑफ आप या तो सिक्योरिटीज आप ओवर बारो करें, कैश को सिक्योरिटीज में लगाएं, और उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप जो है वो उनको यूज़ कर लें और अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगा दें। या सेकंड हमने ये कहा कि आप ये कर सकते हैं कि जी आप जो है वो उसको अपने पास उसमें बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो डेवलप करें, और जो लाइन ऑफ क्रेडिट आपने डेवलप की है उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़े कैश की तो बैंक आपको प्रोवाइड कर देगा। सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है? इन कंट्रास्ट the second approach consists in waiting for the shock to occur to start raising fund। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कुछ भी ना करें और आप वेट करें, जब शॉक आएगा, जब आपको जो है वो कैश की ज़रूरत होगी उस टाइम पे आप फंड रेज करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये दो ऑप्शन जो है वो कंपनी के पास हो सकते हैं। अब जो सेकंड अप्रोच हमने कही है दैट इज कॉल्ड वेट एंड सी अप्रोच, कि आप वेट करें और फिर देखें कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फंड्स को जनरेट करें।
द वेट एंड सी अप्रोच जनरेट्स एक्सेसिव लिक्विडिटी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी अदर लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। डेट इज देयर आर सिचुएशंस व्हेन द फर्म वुड बी रेस्क्यूड under an optimal contract, but neither initial lenders nor new lenders want to participate in a coordinated rescue. तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि समटाइम ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपको जो है वो रेस्क्यू की ज़रूरत हो, आप और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं आपके, उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर ऐसी किसी रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ी तो वो न्यू इन्वेस्टमेंट की परमिशन देंगे, आप न्यू फंड जनरेट कर सकेंगे। लेकिन जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं ना, जो इनिशियल लेंडर्स हैं, ना ही वो विलिंग है आपको रेस्क्यू करने के लिए, और ना ही जो न्यू लेंडर्स हैं मीन जिनको आप अप्रोच कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो विलिंग है आपको रेस्क्यू करने के लिए। मीन्स ना न्यू लेंडर, ना पुराने इन्वेस्टर्स इस चीज़ पे विलिंग है आपको रेस्क्यू किया जाए, ना न्यू इन्वेस्टर्स विलिंग है। अब ऐसा क्यों होगा? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that the borrower's stake is incompressible, that is a concession by the borrower in the form of a reduction of her stake creates moral hazard and it is unacceptable to lender. इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अगर पहले सपोज हम सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम करते हैं कि पहले जो है वो आपको 1 मिलियन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रॉफिट होगा, और उस 1 मिलियन में से आपने ये सोचा हुआ था कि 60% बोरोर को चला जाएगा, 40% फंडिंग एजेंसी को चला जाएगा। मींस 6 लाख जो है वो बोरोर को मिल जाएगा, 4 लाख आपकी जो जिनसे बोरोइंग की है जो लेंडर है उनको चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब आपको और फंड्स चाहिए, और फंड्स में सपोज आपके वो प्रॉफिट तो वहीं पे रहेगा 1 मिलियन ही, और अब आप ये सोचें कि जो न्यू इन्वेस्टमेंट लेनी है उनको 2 लाख पे करना पड़ेगा, तो आपका 4 लाख पहले वाले लेंडर्स को जाएगा, 2 लाख न्यू लेंडर्स को चला जाएगा, तो बोरोर के पास क्या बचेगा? 4 लाख। तो उसका स्टेक कम हो जाएगा, उसकी जो प्रॉफिट रेशियो है वो कम हो जाएगी, जो उसका शेयर होगा, जो उसको रिटर्न मिलना होगा वो कम हो जाएगा। और अगर वो रिटर्न कम हो गया तो मोरल हैजर्ड आ जाएगी। मोरल हैजर्ड जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जी इस सूरत में फिर अब बोरोर ये सोच सकता है कि मेरा तो रिटर्न कम हो गया, तो क्यों ना मैं तो प्राइवेट बेनिफिट ले लूँ इसमें जो है, और अगर उसने ऐसा किया, उसने मिसबिहेव किया, तो लेंडर्स के लिए अनएक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि उनको सारी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। तो इस वजह से अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा हो तो फिर ना ही जो है वो ओल्ड इन्वेस्टर्स आपको अलाउ करते हैं रेस्क्यू करने के लिए, ना ही आपको जो होते हैं आपके न्यू इन्वेस्टर्स जो है वो इस चीज़ को अलाउ एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए जो है वो ये होता है कि ये इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। अब अगर हम इसको एक टाइमलाइन के ऊपर जो है इसको देखें तो ये हमारे पास फिगर 5.1 है, जिसमें हम इस चीज़ को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू टाइमलाइन कि ये सिचुएशन जो है वो आपके पास किस तरह से अकर होगी, और इसको हम कैसे, जैसे हमने पहले भी देखा कि हमने एक मॉडल जो है वो डेवलप किया था अपना लास्ट चैप्टर 3 में जो है, और उसमें हमने इन चीज़ों को देखा था। तो अब हम यहाँ पे भी यही काम करने लगे हैं कि हम इसको अपने ग्राफ पे जो है वो इसको डिपिक्ट करने लगे हैं। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास 0 टाइम पीरियड है, अगेन सेम कंसेप्ट, द एंटरप्रेन्योर हैज़ वेल्थ ए एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कॉस्टिंग आई इज ग्रेटर देन ए, के जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास जो एसेट मौजूद है वो उसको हमने ए से उसको लेबलाइज किया है, और आपको जो फिक्स इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है उसकी जो अमाउंट है वो आई है, और आई ग्रेटर है ए से, मींस आपको बोरोइंग करनी है, आपने बोरोइंग की और आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो 0 टाइम पीरियड पे एंटरप्रेन्योर के पास कुछ अपनी वेल्थ मौजूद थी, कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन मौजूद थी, उसके साथ उसने बोरोइंग की, बोरोइंग करके उसने जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। उसके बाद टाइम 1 पे यहाँ पे आके आपने ये देखा कि आपको कुछ शॉर्ट टर्म इनकम भी हो रही है, विच इज आर इज ग्रेटर देन 0, जिसमें जो है वो आपकी जो आर है, जो शॉर्ट टर्म इनकम है वो 0 से ज़्यादा है, मीन्स आपको शॉर्ट टर्म इनकम हो रही है।
और उसके साथ साथ री इन्वेस्टमेंट नीड भी आ गई है, प्रोजेक्ट को री इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ गई है, फर्दर कैश आपको इन्वेस्ट करना है। अब अगर आप ये री विच इज वी हैव लेबल्ड एज पी, काइंडली आप ये एब्रीविएशन अपने पास लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे ये एब्रीविएशन यूज होंगी तो वहां पे थोड़ा सा फिर अंडरस्टैंडिंग में इशू आ सकता है। ए हमने कहा वेल्थ ऑफ एंटरप्रेन्योर, आई हमने कहा प्रोजेक्ट कॉस्ट, आर इज शॉर्ट टर्म इनकम, री इन्वेस्टमेंट नीड इज पी विच वुड बी ड्रॉन फ्रॉम एफ। और उसके बाद अब यहाँ पे, अब अगर ये री इन्वेस्टमेंट होगी, इफ री इन्वेस्टमेंट, तो ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर ये री इन्वेस्टमेंट ना हुई तो ये प्रोजेक्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चल सकेगा। इफ री इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट हुई, अब लैंडर्स को क्या थ्रेट है, उनको मोरल हैजर्ड का थ्रेट है। सो पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी क्या है, पी एच हाई प्रोबेबिलिटी if the entrepreneur behaves, और PL if the entrepreneur misbehave। और उसके बाद टाइम 2 है हमारे पास कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, सक्सेस हो सकती है इसमें, जिसमें आपको प्रॉफिट R होगा विद प्रोबेबिलिटी P। तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी P है, तो ये आप P लिख लें कि ये P प्रोबेबिलिटी है, और ये वाला जो P है ये बेसिकली री इन्वेस्टमेंट की नीड है। तो ये जो P है हमारे पास, ये इटैलिक P है हमारे पास, जो इटैलिक P है ये री इन्वेस्टमेंट P है, और ये सिंबल है बेसिकली जो है, और ये जो हमारे पास सिंपल P है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। तो और सक्सेस हुई तो प्रॉफिट होगा R कैपिटल फाइनल प्रॉफिट है, और शॉर्ट टर्म इनकम जो है वो आपके पास स्मॉल r के साथ है। जी आसिफ साहब मैं आता हूँ आपके पास। उसके बाद जो है आप फेलियर के भी चांसेस हैं। आप फेलियर अगर हुई, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो आपका प्रॉफिट जो है वो 0 होगा, और उस सूरत में आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस पी है। मींस अगर हम ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल 100% चांसेस, उसमें से जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी सक्सेस की वो निकालते हैं, तो बाकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फेलियर की होगी। सो कंसीडर द सेटअप ऑफ सेक्शन 3.2, तो ये हमने वो 3.2 का ही जो है मॉडल यूज किया है, एक्सेप्ट दैट देयर इज एन इंटरमीडिएट डेट एट विच इनकम एक्रूज, के यहाँ पे एक इंटरमीडिएट डेट है जिसपे एक इनकम आ रही है, शॉर्ट टर्म इनकम, एंड सम इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट नीड, और इसमें री इन्वेस्टमेंट की नीड भी है। एज इंडिकेटेड इन फिगर 5.1, द एंटरप्रेन्योर एट डेट 0 हैज वेल्थ A and borrows I minus A, where I is the fixed cost of investment। ओके उसके बाद जब हम इसको फर्दर, आई होप कि आप सबने ये जो सिंबल्स हैं ये आपने लिख लिए होंगे। उसके बाद एट डेट 1 द इन्वेस्टमेंट वो जो जी, पीछे सॉरी सर, वो जो पीछे टाइमलाइन हमने बनाई है एक, उसके अंदर वो था उसके बाद जब हम बात, सो एट डेट 1 द इन्वेस्टमेंट यील्ड डिटर्मिनिस्टिक एंड वेरिफिएबल इनकम आर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने कहा, हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि डेट 1 पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसने एक इनकम, वेरिफिएबल इनकम जनरेट की है, जिस इनकम को आप डिटरमिन कर सकते हैं कि वो 0 से या तो 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी, पॉजिटिव इनकम होगी, तो ही री इन्वेस्टमेंट की जरूरत आप करेंगे री इन्वेस्टमेंट उसमें। Continuation though requires reinvesting an amount P, और अगर उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है तो री इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और री इन्वेस्टमेंट की जरूरत जो है वो ये आपका इटैलिक P है, वेयर P इज एक्स आंट अननोन, जिसमें जो P, अब ये री इन्वेस्टमेंट कितनी होगी ये हमें नहीं पता, ये अननोन है, और अगर ये अननोन है एंड हैज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और ये फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, इट इज फंक्शन ऑफ पी, और इसकी डेंसिटी क्या है, द फंक्शन ऑफ पी इज कैन बी, इट कैन बी 0 और इट कैन बी इंफिनिटी। मींस आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो इस फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, और इस फंक्शन का मतलब क्या है कि आपको री इन्वेस्टमेंट की नीड 0 भी हो सकती है, मींस
मिनिमम भी हो सकती है, 1 to 3 भी हो सकती है, और ये मिलियंस में भी हो सकती है। तो हमें ये नहीं पता कि री इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, री इन्वेस्टमेंट अननोन है हमारे पास। तो इस वजह से हमने ये फंक्शन लगा दिया कि ये जीरो से इन्फिनिटी के दरमियान में कोई वैल्यू होगी, और ये हमें जीरो टाइम पीरियड पे नहीं पता, ये हमें जो है वो डेट 1 पे पता चलेगी जाके। प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे हमें नहीं पता होगा कि कितनी री इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर पता होता तो हम पहले से उतनी री इन्वेस्टमेंट रख लेते। ये हमें डेट 1 पे जाके पता चलेगा कि कितनी री इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड है। सो सर ये वाला पॉइंट दोबारा बता दीजिएगा कि जो री इन्वेस्टमेंट है वो फंक्शन री इन्वेस्टमेंट का ही है। हमने कहा जो री इन्वेस्टमेंट है वो पी है, पी जो है वो अननोन है, और इसका एक फंक्शन है, हमने कहा एक फंक्शन ऑफ पी मींस, या इस पी को हमने डिस्क्राइब किया है एफ पी से, कि ये पी जो है वो क्या होगी, ये एफ पी होगी। और एफ पी का मतलब क्या होगा, हमने ये स्मॉल एफ लगा के फंक्शन ऑफ पी, और हमने इसको इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स कर दिया है कि ये जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। The realization of P is learned at date 1. अब ये री इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी होगी ये हमें डेट 1 पे पता चल जाएगी। Note that we here assume that the date 1 income is deterministic, at date -1 income is deterministic, while the reinvestment need is random. आप इसको डेट -1 कह लें या आप इसको डेट 0 कह लें, मैं इसको डेट 0 कह देता हूँ कि डेट 0 पे जो है आपके पास जो इनकम है, या आप चाहे तो बुक में भी आप इसको वहाँ पे डेट -1 लिखा हुआ है, डेट -1 का मतलब हमेशा डेट 0 होता है, आप डेट 0 यूज कर लें या डेट -1 कर लें। तो हमने ये कहा कि डेट 0 पे इनकम डिटर्मिनिस्टिक है, आपको इनकम का आइडिया है कि इनकम कितनी हो सकती है, लेकिन जो री इन्वेस्टमेंट की नीड है वो रैंडम है, और ये हमारी असम्पशन है। The important assumption is that at least one of the two is random. वो कहते हैं कम अज कम इम्पोर्टेंट, आप ज्यादा चांसेस ये है कि री इन्वेस्टमेंट जो है वो रैंडम होगी, हमें नहीं पता होगा, और ये जो है वो हमारे पास assumption है। या वो उसको कहते हैं ज्यादा जनरलाइज करना चाहे assumption को, तो इनकम और री इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में से कम एक चीज जो है ना वो हमारे पास जो है वो अननोन होगी, वो रैंडम होगी। उसके बाद अगर हम फर्दर अब इसको इलेबोरेट करने पे जाएं, if the firm does not reinvest P, अगर फर्म ने P को रीइन्वेस्ट ना किया, रीइन्वेस्टमेंट ना लगाई, then the firm is liquidated, तो फर्म खत्म हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, उसको रीइन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी तो फर्म खत्म हो जाएगी। द लिक्विडेशन वैल्यू जीरो, तो लिक्विडेशन पे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी प्रोजेक्ट की, आपको जीरो मिलेगी। इफ द फर्म रीइन्वेस्ट P, अगर एक फर्म ये अमाउंट रीइन्वेस्ट कर लेती है, then the firm yields at date 2 R with probability P, तो फिर जो है वो डेट 2 पे जो फाइनल डेट है आपको प्रॉफिट मिलेगा R, जिसकी प्रोबेबिलिटी P होगी एंड 0। तो ये तो हो गया अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है, अगर सक्सेसफुल होगी तो R मिलेगा P प्रोबेबिलिटी के साथ, या 0 मिलेगा अगर फर्म फेल हो गई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस P। और यहाँ पे P क्या होगा, वेयर P इज इक्वल टू PH इफ द एंटरप्रेन्योर बिहेव, तो यहाँ पे जो P होगा अगर वो क्या होगा, वो PH होगी अगर एंटरप्रेन्योर ने बिहेव किया और उसने कोई प्राइवेट बेनिफिट नहीं लिया, या P क्या हो सकता है, P वुड बी PL and PL would be is equal to PH minus delta P if the entrepreneur misbehave, अगर entrepreneur ने misbehave किया, in which case she receives private benefit, जिसमें वो private benefit लेगा। तो ये almost वही चीज है जो हमने चैप्टर 3 में भी जो हमने डिस्कस की। द एंटरप्रेन्योर, जस्ट मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। द एंटरप्रेन्योर एंड द इन्वेस्टर्स आर रिस्क न्यूट्रल। अब जो हमारे पास दो पार्टीज हैं, एंटरप्रेन्योर है और उसके साथ साथ हमारे पास इन्वेस्टर है, ये दोनों जो है वो हमारे पास रिस्क न्यूट्रल है, मींस ये एवरेज रिस्क जो है वो लेना चाहते हैं। द एंटरप्रेन्योर इज प्रोटेक्टेड बाय लिमिटेड लायबिलिटी, जो एंटरप्रेन्योर है वो लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से प्रोटेक्टेड है, उसका सिर्फ वही पैसा डूबेगा जो उसने प्रोजेक्ट में लगाया हुआ है।
एंड द इन्वेस्टर डिमांड अ रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 0, और इन्वेस्टर को जो है वो डिमांड जो कर रहा है रेट ऑफ रिटर्न वो इक्वल टू 0 है। दस द मॉडल इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वन इन सेक्शन 3.2। तो ये मॉडल सेम मॉडल है जो हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट मॉडल की बात की थी सेक्शन 3.2 के अंदर। एंड वी हैव जस्ट एडेड एन इंटरमीडिएट इनकम आर एंड अ री इन्वेस्टमेंट नीड पी, और हमने इसके अंदर सिर्फ एक दो चीज़ें ऐड की हैं कि हमने एक तो इसमें टाइम वन हमने ऐड कर दिया जिसमें हमने इंटरमीडिएट इनकम आर ऐड की, और उसके साथ हमने री इन्वेस्टमेंट नीड जो है पी उसको जो है वो हमने ऐड किया है।